जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स। इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड बहुत सारी कंडीशंस मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर आते जाते रहते हैं तो वो वीडियोस तो आप देख ही चुके होंगे। लेकिन हमने इंसॉल्वेंसी अकाउंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं किए थे। तो अब हमने स्टार्ट किया है इंसॉल्वेंसी अकाउंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को करना, और उसमें हम ओवरऑल 12 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड, जिसमें एक पर्सन का इंसॉल्वेंट होने की कंडीशन हम लोग पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। और वो वीडियोस देखने के बाद में आपको कोई भी डाउट रह नहीं जाएगा। आप किसी भी पब्लिकेशन की, किसी भी राइटर की कोई भी किताब पढ़ रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, और ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि यहां से रिलेटेड एक 15 नंबर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में पूछा ही पूछा जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम लोग अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। हर एक वीडियो में एक नई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिसके अंदर कुछ नई कंडीशंस आ जाती हैं, उनको हम करते हैं। आज वाले क्वेश्चन की कंडीशन में हमें सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। क्या वो कंडीशंस होती हैं जब हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डिफिशिएंसी अकाउंट कर पाएंगे? क्योंकि जैसे आपके पास बुक है, बुक से आप अगर क्वेश्चन देख रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन के ऊपर एक हेडिंग पड़ी हुई है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या कंडीशन है, जिससे आपको समझ में आ जाता है कि अब मुझे इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है। जब आप एग्जाम्स में बैठेंगे, एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे, तब वहां पर आपको ये वहां कोई हेडिंग पढ़ के तो आएगी नहीं कि अब कौन सा क्वेश्चन करना है, इसकी क्या कंडीशंस है। तो आपको ये पता होना चाहिए, वो बेसिक टर्म आपको पता होनी चाहिए जिसको पकड़ के आप पूरे क्वेश्चन को समझ लें कि आखिर इसके अंदर करना क्या है। तो कब ट्रायल बैलेंस बना करके ही हम आगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डिफिशिएंसी कर पाएंगे, और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, पहले इसको समझें। पूरा क्वेश्चन पढ़ते हुए अगर कभी आपको क्वेश्चन के अंदर यह मिल जाए कि इंसॉल्वेंट पर्सन ने अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया हुआ है, अर्थात उसने अपनी खाता बहियों को सही तरीके से नहीं रखा, इस तरीके का कोई शब्द मिल जाए, बस आप समझ लेना कि आपको तुरंत ट्रायल बैलेंस बनाना है। जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो क्या होगा, या तो डेबिट साइड का टोटल बड़ा होगा या तो क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा होगा। अब अगर डेबिट साइड का टोटल बड़ा हुआ तो क्रेडिट साइड में लिखी जाती हैं इनकम्स, तो हमें वो अननोन प्रॉफिट मिलेगा। और अगर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा हो गया, डेबिट साइड का टोटल जो है वो छोटा हो गया, तो वहां पर एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तो अननोन लॉस आपको मिल जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। जैसी भी कंडीशन होगी हम वहां पर वो जो कुछ भी निकल के आएगा उसको समझेंगे, और फिर देन मैं आपको बताऊंगा इसको कहाँ कैरी किया जाएगा। ओके, ध्यान रहे ट्रायल बैलेंस तो आप जानते ही हैं होंगे, क्योंकि अगर आप बीकॉम में स्टडी कर रहे हैं तो 11th 12th तो पढ़ के आए, और 11th में ही है ट्रायल बैलेंस। नहीं पढ़ा है तो आज ट्रायल बैलेंस को भी रिवीजन करा देंगे हम आपको। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन की कंडीशन। क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पे मिलेगा, और स्क्रीन पे तो दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, सत्ताराम दिवालिया होता है। वह आपको 30 जून 2008 को निम्नलिखित सूचना प्रदान करता है। उसका जो क्रेडिटर्स हैं वो 30,000 रुपए हैं, जो सैलरी ड्यू है क्लर्क की वो 400 रुपए है, गवर्नमेंट ड्यूज 1200 रुपए है, कैश इन हैंड उसका 100 रुपीज है, बैंक लोन सिक्योर्ड बाय लीन ऑफ स्टॉक ऑफ द स्टॉक वैल्यू ऑफ रुपीज 20,000 वर्थ रुपीज 10,000 है, फर्नीचर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज रुपीज 2,000 और 4,000 का है, स्टॉक एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 60% 30 का है, बुक डेट्स गुड हैं 4,000 के, डाउटफुल 10,000 के, बिल्स हैं 6,000 के, लोन फ्रॉम मिस्टर सत्ताराम 10,000 है। सत्ताराम कमेंस्ड अ बिजनेस 6 years ago with a capital of rupees 25,000. He drew rupees 5,000 each year for private person, मतलब प्राइवेट पर्पज, मतलब ड्राइंग करता है। अब आगे समझो, अंडरलाइन है पॉइंट, ये देखो वहां पर, बट डिड नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या मिल गया, बट डिड नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, अंडरलाइन है, पहले से मैंने कर रखा उसको। तो जब ये लाइन मिल गई मैं समझ गया कि मुझे ट्रायल बैलेंस करना है।
ये लाइन देखते ही देखते मैं क्या समझ गया कि ट्रायल बैलेंस करना है, देन आगे बढ़ पाऊंगा। मिस्टर सत्ताराम गिव अप ज्वेलरी वैल्यूड ₹4,000 टू द रिसीवर, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड द डिफिशिएंसी अकाउंट। बात क्लियर हो गई आपको? एकदम क्लियर हो गई होगी, संभवतः सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग करेंगे सबसे पहले ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद में हम लोग इसमें से एक प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, देन हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स करेंगे, देन डिफिशिएंसी। इस क्वेश्चन के अंदर 3 हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्या स्टेटमेंट? हाँ जी, ट्रायल बैलेंस भी एक स्टेटमेंट है। और उसके बाद में हम डिफिशिएंसी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसका नाम ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और उसके बाद में डिफिशिएंसी अकाउंट, वो स्टेटमेंट ही है, अकाउंट के फॉर्म में उसको रखते हैं हम। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को भी 2 तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, अकाउंट तरीके से और स्टेटमेंट के तरीके से। ओके, तो सबसे पहले करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस। ओके, तो हम लोग इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में ही बना लेते हैं। ठीक है, दो कॉलम। ठीक है, आपको ट्रायल बैलेंस की कंडीशंस पता हैं। डेबिट पार्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड लाइबिलिटीज। ओके, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड लाइबिलिटीज, बस आपका ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर मिले 30,000 के, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है? लाइबिलिटी है कि नहीं, इस वजह से कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। फिर क्रेडिटर्स के बाद में जब आगे चलेंगे, 1 मिनट इसको हम थोड़ा सेट कर लेते हैं, इसकी ब्राइटनेस बहुत जल्दी बंद हो रही है, टाइम बढ़ाते हैं इसका थोड़ा। ठीक है जी, आ जाइए। उसके बाद में सैलरी के बाद में क्या है? क्रेडिटर्स 30,000, सैलरी ड्यू टू क्लर्क ₹400, सैलरी ड्यू टू क्लर्क। अब देखो, ड्यू दे है, ड्यू हो गई, जो भी वैल्यूज ड्यू हैं, आउटस्टैंडिंग है, वो सब लाइबिलिटी है। कितनी? 400 की। ओके, इसके आगे चलो। फॉर टैक्स ओइंग टू गवर्नमेंट ₹1200, टैक्स ड्यू, ये भी आउटस्टैंडिंग है, इस वजह से क्रेडिट। इसके आगे चलेंगे तो कैश इन हैंड 100, कैश इन, और कैश क्या है? एसेट्स है, इस वजह से इधर रहेगा। कैश के बाद में बैंक लोन, यहां देखो सभी वैल्यूज बुक वैल्यू पे लिखनी है, सभी वैल्यूज किस पर? बुक वैल्यू पर, रियलाइज वैल्यू से कोई मतलब नहीं। बैंक लोन 10,000 का है। अब किसी से आप लोन लेंगे तो आपकी एसेट्स बनेगी या लाइबिलिटी? तो जाहिर सी बात है लाइबिलिटी बनेगी, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बैंक लोन आपका 10,000 हो गया। उसके बाद फर्नीचर 4,000 का है, फर्नीचर 4,000, फर्नीचर असेट्स हो गई, है कि नहीं? हाँ जी है, फर्नीचर 4,000 हो गया। स्टॉक 30,000 का हो गया। ये सब कौन सी वैल्यू हैं? ये सब असेट्स हैं, जो असेट्स है वो डेबिट साइड है। स्टॉक हो गया 30,000। स्टॉक के बाद में बुक डेट्स, गुड हैं 4,000, डाउटफुल हैं 10,000, तो इसका मतलब डेटर्स 4 + 10 बराबर 14,000, ये भी एसेट्स हैं। इनको हमने उधार में माल दिया है, ये एक दिन पेमेंट हमको करेंगे, तो जब पेमेंट हमें आएगा तो फिर एसेट्स हो गई। ओके, ठीक है। और उसके बाद में
बिल्स रिसेबल 5,000, बी आर, इस क्वेश्चन में बी आर भी मिल गया 5,000, बी आर ये भी एसेट्स है। ओके, बी आर जो बिल्स, हमारे बिल्स जो लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं, हमको एक दिन पेमेंट करेंगे। ओके, बिल्स रिसेबल के बाद में बिल डिस्काउंटेड ₹2,000 बैड 6,000, ये नहीं आएगा यहां पर। लोन फ्रॉम सत्ताराम 10,000, मिसेस सत्ताराम। सत्ताराम 10,000 का लोन मिसेस सत्ताराम ने दे दिया। ठीक है, मिसेस सत्ताराम ने 10,000 का लोन दे दिया। उसके बाद में और आगे चलो, सत्ताराम कमेंस्ड अ बिजनेस 6 years ago with a capital of ₹25,000। कैपिटल लाइबिलिटी है। अगर आपको पता हो कि कैपिटल लाइबिलिटी किस कॉन्सेप्ट के आधार पर बनती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा छोड़ो, आप क्या बताएं, अगर पता है तो जरूर बताइएगा, लेकिन मैं बता देता हूं, सेपरेट इंटिटी कॉन्सेप्ट के आधार पर कैपिटल आपकी लाइबिलिटी बनती है। सेपरेट इंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक अस्तित्व की अवधारणा के आधार पर कैपिटल लाइबिलिटी बनती है, अदरवाइज वो लाइबिलिटी है नहीं। चलो कैपिटल हो गई। He drew ₹5,000 each year a private purpose drawings। 5,000 into 6, ये इसका कैपिटल से वैल्यू लेस होती है, एसेट साइड में लिखी जाती है 30,000। 5,000 प्रत्येक वर्ष कर रहा है। ओके, बस हो गया। अब देखो टोटल किधर का बड़ा लग रहा है, तो 30 30 30 60 60 और 10 70 70 और ये 80 83 100 इधर डेबिट साइड का टोटल लग रहा है। इधर का टोटल देख लो, 25 10 35 और 10 45 और 30 75 और एक 76 76 600 इधर का लग रहा है। तो टोटल किधर का बड़ा लग रहा है, इधर का टोटल हमको बड़ा लग रहा है। क्या लग रहा है, इधर का टोटल बड़ा लग रहा है। इधर का कितना, 30,000 प्लस 30,000 60,000 हो गया। यहाँ के 10 ले लो 70,000 हो गया। ये 4 4 8 मिला लो 78 हो गया। ये 5 मिला लो 83 हो गया। ये 100 मिला लो तो 83,100 हो गया। तो यही टोटल यहां आएगा। ओके, अब डेबिट साइड में ज्यादा वैल्यू लिखी है, क्रेडिट साइड में वैल्यू कम है। क्यों? क्योंकि 30 10 40 10 50 और 25 75 एक 76 76 600 रुपए इधर का टोटल है, जबकि 73,000 83,100 डेबिट साइड का टोटल है। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। 0 0 11 से 6 गया 5 और 12 से 6 गया 6। 6,500 रुपए क्या लिख दिया है, 6,500 रुपए। 6,500 रुपए का डिफरेंस आया है कहां पर, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में जब डिफरेंस आता है, क्रेडिट साइड में जब डिफरेंस आता है तो उसको क्या कहा जाता है, अननोन प्रॉफिट। क्या कहते हैं, अननोन प्रॉफिट। इसीलिए क्योंकि क्या कहा गया था, ही बट नॉट प्रॉपरली मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसने सही तरीके से लेखांकन नहीं किया। जब सही तरीके से लेखांकन नहीं किया तो सही प्रॉफिट या लॉस की जानकारी ही इसको नहीं होगी। इस वजह से मैंने क्या किया, एक ट्रायल बैलेंस बना लिया। ट्रायल बैलेंस बनाने पर मुझे पता चला दोनों तरफ का डिफरेंस। उस डिफरेंस के आधार पर जब मैंने डिफरेंस निकाला तो 6,500 का डिफरेंस आया, वो अननोन प्रॉफिट है। अगर आप ये नहीं बनाते तो गलत कहां हो जाता, डिफिशिएंसी अकाउंट गलत हो जाता, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सही हो जाता। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पर, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा डिफिशिएंसी अकाउंट पर। अननोन प्रॉफिट को डेबिट साइड लिखा जाएगा कहां के, डिफिशिएंसी अकाउंट के, क्योंकि जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उनको कहां लिखते हैं, डिफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट साइड। तो 6,500 रुपए का जो प्रॉफिट आया इसको कैरी करेंगे डिफिशिएंसी के डेबिट, देन उसका टोटल मैच करेगा। अब अगर हमको ये बात नहीं पता है कि जब कभी कंडीशन ऐसी आएगी कि उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को सही तरीके से मेंटेन नहीं किया है तो मुझे ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, अगर मुझे ऐसा नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बाद में हम सीधा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स करेंगे, देन डिफिशिएंसी करेंगे, हमेशा हर एक क्वेश्चन की तरह, और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
क्योंकि वहां पर ये 6500 का डिफरेंस तो आएगा आएगा। क्रेडिट साइड कुछ और डेबिट साइड कुछ और, 6500 का अंतर रहेगा। बात क्लियर है? तो इस क्वेश्चन की बहुत अच्छी बात यह थी कि ट्रायल बैलेंस के माध्यम से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन की एक और बहुत अच्छी बात है, यहां पर एक ही वैल्यू स्टॉक जो है उसको, स्टॉक की वैल्यू को थोड़ा रखा गया है मॉर्टगेज पे और थोड़ा फ्री होल्ड रखा गया है, थोड़ा अपने पास खुद के स्वामित्व में रखा गया है और थोड़ा रखा गया है स्टॉक में। हमारी एक जनरल थिंकिंग क्या है कि अगर कोई एसेट्स हमने दे दिया है सिक्योरिटी के तौर पर तो उसको लिस्ट ई में नहीं लिखते। अगर ये जनरल थिंकिंग आपने इस क्वेश्चन के अंदर लगाई तो बेड़ा गर्क, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर स्टॉक की वैल्यू कुछ दी है सिक्योरिटी के तौर पर और कुछ अपने स्वामित्व में है, तो जो अपने स्वामित्व में है उसको तो लिस्ट ई में लिखेंगे, जो हमारे स्वामित्व में नहीं है उसको नहीं लिखते। तो ये क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छी बात है। अगर आप क्वेश्चन सबसे पहले तो लाइए, जाके वहां जाइए टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पे, वहां क्वेश्चन लीजिए और स्टॉक को देखिए। स्टॉक की वैल्यू 30,000 है। जिनसे आपने 10,000 का लोन लिया उनको 20,000 का स्टॉक आपने सिक्योरिटी के तौर पे दिया, जबकि स्टॉक की ओवरऑल वैल्यू कितनी है? 30,000, 30,000। 20,000 दिया सिक्योरिटी के तौर पे, तो 10,000 क्या है? सेल्फ ओन्ड है, खुद के स्वामित्व में है। तो 20,000 का लिस्ट बी में और 10,000 का लिस्ट ई में जाएगा। ये और अच्छी बात है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसका फॉर्मेट आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। तो देखो इसको कैसे मेंटेन किया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कई ये कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बार बार। सबसे पहले सत्ताराम दिवालिया होता है। सत्ताराम रहने वाले कहां के हैं? नहीं दिया गया। जब कुछ ना दिया हो तो प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 लगता है, और जब मुंबई, कोलकाता या चेन्नई का रहने वाला हो तो प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 लगता है। अगर प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 लगे तो एक क्लर्क को 4 महीने के लिए 300 रुपए दिया जाता है, जबकि 1920 में 20 रुपए। बात समझ में आई? यहां पर क्लर्क का वेतन की बात की गई है और उसको बहुत अच्छे से समझना है। तो देखो यहां पर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिस्ट ए। सबसे पहले तो एक वैल्यू है क्रेडिटर्स 30,000। सबसे पहले तो ये वैल्यू यहां पर डायरेक्टली आ जाएगी, इसमें कुछ सोचने विचारना नहीं है। उसके बाद लिखा है लिपिक को देय वेतन, सैलरी ड्यू टू क्लर्क। क्लर्क्स नहीं लिखा है, क्लर्क। क्लर्क का मतलब है एक क्लर्क। और ये इसके यहां एक्ट कौन सा लग रहा है? 1920 लग रहा है, क्योंकि ये कहां के रहने वाले दिया नहीं गया। 1920 में एक क्लर्क को 4 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए दिए जा सकते हैं। इसका ड्यू कितना है? 400 रुपए। 20 रुपए का मतलब प्रेफरेंस 20 रुपए का रहेगा, बाकी वैल्यू अनसिक्योर्ड रहेगी। बचे तो ले जाओ, ना बचे तो कोई बात नहीं। 20 रुपए का प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो 400 रुपए का जो सैलरी ड्यू है उसमें से 20 रुपए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट डी में जाएंगे और 380 रुपए बचे वाले कहां आएंगे? देखो टोटल ड्यू कितना है? 420 रुपए कहां जाएगा? लिस्ट डी में जाएगा। तो बचेगा कितना? 380। 380 ये कहां जाएगा? लिस्ट ए में जाएगा। भाई जो वैल्यू प्रेफरेंशियल नहीं है वो क्या है? अनसिक्योर्ड है। ओके, तो सैलरी ड्यू टू क्लर्क कितना? 20 रुपए आएगा। सॉरी 380, सॉरी अभी देखो बता के आए। 380 कहां? लिस्ट ए में आएगा 380। ये बात समझ में आई? 380 यहां, 20 कहां? लिस्ट डी में। उसके बाद आगे बढ़ो। गवर्नमेंट ड्यूज यहां नहीं आता। कैश इन हैंड, बैंक लोन, ये फर्नीचर, स्टॉक, डेट्स नहीं। बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर 6,000 और 2,000 का जो है वो डिसऑनर्ड हो गया। बिल डिसऑनर्ड कितना? 2,000। 6,000 का था, 2,000 डिसऑनर्ड हुआ, तो यहां पर 32,380 रुपए। कितना? 380 हमारा लिस्ट ए का टोटल आएगा। लिस्ट ए का टोटल कितना होगा हमारा? 32
और भी कोई वैल्यू है तो नहीं, एक बार हाँ एक वैल्यू और रहेगी भाई, एक वैल्यू, एक मिनट। मिसेस सत्ताराम लोन, क्या मिसेस सत्ताराम लोन यहाँ पर दिया हुआ है। एक बात और है, देखो सत्ताराम का लोन था यहाँ पर, हाँ, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ हाँ लिखा हुआ है, सत्ताराम की पत्नी से ऋण, स्वयं की कमाई गई संपत्ति से, स्त्री धन से उसने क्या किया है, 10,000 रुपए का लोन दिया है। तो मिसेज सत्ताराम लोन, ये 10,000 ये भी यहां आएगा। क्लियर? जब स्त्री धन से होता है तो यहां पर भी आता है, स्त्री धन से ना हो तो यहां ग्रॉस लायबिलिटी तो बनेगी लेकिन एक्सपेक्टेड टू रैंक नहीं बनेगा। तो अब जोड़ लो 30 2 32 10 42 380 आएगा। लिस्ट ए का टोटल दिया गया क्या, एक बार देख लेता हूं, है दिया हुआ है। इधर वैल्यू कितनी आएगी, तो 42 में 6 और जोड़ लो, 48 380। 48 380 क्यों, क्योंकि ये 30,000 सेम रहेगा, ये 380 सेम रहेगा, बिल डिसऑनर्ड तो यहां 6,000 का हुआ था, है ना। तो 42 में 4 और जोड़ लो, 2 तो उधर लिखा ही हुआ है, 6,000, 46 380 इधर आएगा। क्लियर? चाहे आप ऐसे समझ लो, पूरा ही लिख देता हूं, नहीं तो तुम्हारा कंफ्यूजन जाएगा नहीं। ये 30 रहेगा, ओके, ये 380 रहेगा, ये इधर 6,000 रहेगा, ओवरऑल वैल्यू इधर होती है, और ये 10,000 रहेगा। अब जोड़ लो 30 10 40 6 46 380, इसका आप ऐसे भी टोटल कर सकते हैं, वैसे ऐसे किया नहीं जाता है, ये 46 380। ठीक है, लिस्ट ए समझ में आई, क्लियर हो गया? हाँ क्लियर है। लिस्ट बी में देखो आगे चलें तो कह रहा है कि बैंक लोन 10,000 का है जो 20,000 के स्टॉक की सिक्योरिटी पर है, और स्टॉक का रियलाइज वैल्यू 60% है। स्टॉक का रियलाइज वैल्यू कितना है, क्वेश्चन के अंदर देख के आओ, 60%। तो देखो नेक्स्ट, लिस्ट बी क्या है, सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक 60% रियलाइजेशन है। देखो 20,000 का स्टॉक है सिक्योरिटी पर, इसका 60% रियलाइजेशन होगा तो 6 दूनी 12,000, कितना रियलाइज होगा, 12,000 ही तो रियलाइज होगा। स्टॉक का रियलाइज वैल्यू कितना है, 60% रियलाइज हो रहा है ना। तो जब 20,000 का स्टॉक सिक्योरिटी पर, तो उसका 60% कितना रियलाइज होगा, 12,000। जबकि लोन कितना लिया हुआ है, 10,000, तो 10,000 की वैल्यू यहां पर भी आएगी। माइनस करें तो क्या बचेगा, 2,000। 2,000 क्या बचेगा, सरप्लस। तो इसको क्या करते हैं, सरप्लस टू बी कंट्रा लिस्ट जी ले जाते हैं ना। क्लियर, समझ में आया? जी सर समझ में आ गया है। पार्सली सिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट सी, इसका टोटल यहां नहीं आता, और ये है ही नहीं, ये क्या है ही नहीं। प्रेफरेंशियल लिस्ट डी क्या आएगा, सैलरी ऑफ क्लर्क, कितना, 20 रुपीज। कौन से 20, ये वाले 20, देखो ये वाले 20। 380 कहां गए, लिस्ट ए में चले गए, 20 बचे वाले कहां है, लिस्ट डी में आ गए। गवर्नमेंट ड्यूज, टैक्स जो है, टैक्स जितना भी होता है पूरे का पूरा प्रेफरेंशियल होता है। टैक्स क्या होता है, पूरे का पूरा प्रेफरेंशियल होता है, और कोई वैल्यू है नहीं, तो 1220 रुपए का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो गया। इसको क्या करते हैं, डिडक्टेड फ्रॉम लिस्ट जी। ओके, इसका भी टोटल बाहर नहीं आता। तो क्या इधर की चीजें आपको समझ में आ गई, एकदम क्लियर है? जी क्लियर हो गई हैं। तो यहां का हमारा 1220 आया टोटल, और यहां कुछ है नहीं, तो यहां का हमने टोटल कर लिया 46 और 10 56 और एक 57, 600 है ना। इधर मिला दो जाके 4 हो जाएगा, 600, 57 600, 56 57 600। यहां इसका टोटल किया हमने तो 42 380, और कुछ है ही नहीं। इधर की लिस्टें आपको क्लियर हो गई? कमेंट बॉक्स में बताना जरूर आपको कि कैसी लगती है हमारी वीडियो आपको।
मेरे द्वारा जो चीजें आपको बताई जाती हैं वो समझ में आती हैं या नहीं? क्योंकि बिना आपके कमेंट के, बिना आपकी प्रतिक्रियाओं के हम ये समझ नहीं सकते कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं। ये लाइव क्लास नहीं है जहां आपका प्रॉपर फीडबैक हमको तुरंत मिल जाए। ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है जहां आपका फेस रीडिंग करके हमको चीजें पता चल जाए कि आपको चीजें मेरी समझ में आ रही हैं या नहीं। यहां तो ऐसा सिस्टम है कि आपका फीडबैक कमेंट बॉक्स में ही हमको बता सकता है कि मेरी मेहनत सार्थक हो रही है या मैं व्यर्थ प्रयास कर रहा हूं। तो इतना तो कर सकते हो कम से कम, जब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरे का पूरा कंटेंट देता हूं। मैं कभी नहीं कहता कि आप इसके लिए कुछ पे करें। पूरे का पूरा कंटेंट फ्री, जो किताब लेता हूं पूरे के पूरे सारे चैप्टर्स पढ़ा देता हूं। तो इसके बाद आप इतना तो कर सकते हैं, है ना? करना चाहिए कि नहीं? ओके, सोच लेना। सन्ड्री एसेट्स लिस्ट ई, कैश 100 रुपीज का कैश है, वो मैंने यहां और यहां लिख लिया। स्टॉक देखो 30,000 का स्टॉक था ओवरऑल। कितना था? 30,000 का। 30,000 का स्टॉक है क्वेश्चन के अंदर, देखो उसमें से 20,000 का स्टॉक ये देखो हमने यहां पे दे दिया। 20,000 का स्टॉक यहां दे दिया। तो 20 में से अगर 30 में से अगर 20 निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा? 10,000। तो 10,000 का स्टॉक यहां पर भी है ना? 10,000 का स्टॉक यहां पर भी है। क्यों? क्योंकि 30,000 का स्टॉक था, उसमें से हमने 20,000 का स्टॉक जो है वो सिक्योरिटी के तौर पे दे रखा है। तो 10,000 का तो यहां पर भी रह जाएगा ना। 10,000 का 60% रियलाइज होगा तो 6,000 रियलाइज हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? चलो आगे देखो और असेट्स कौन सी दी गई हैं। इसके बाद फर्नीचर है, 4,000 2,000 का रियलाइज हो रहा है। 4,000 का फर्नीचर है, 2,000 का रियलाइजेशन है। यहां पर वही एसेट्स लिखी जाएंगी जो किसी को भी सिक्योरिटी के तौर पर नहीं दी गई। अगर कोई एसेट्स आपने सिक्योरिटी के तौर पर दे दी है उसको फिर यहां नहीं लिखा जाएगा। फर्नीचर के बाद में स्टॉक हो गया है। स्टॉक के बाद में डेट्स हैं, और डेट्स के बाद में आपका वाइफ्स ज्वेलरी है। क्या है? वाइफ्स ज्वेलरी। मिसेस सत्ताराम ने क्या किया है? अपनी ज्वेलरी जो थी उनकी 4,000 रुपए की, यहां देखो सबसे नीचे कहीं लिखा होगा ये चीज। उन्होंने अपनी ज्वेलरी जो है 4,000 रुपए की वो यहां दे दी है। तो वाइफ्स ज्वेलरी कितनी? 4,000 रुपए की वाइफ्स ज्वेलरी है जो यहां पर उन्होंने लिक्विडेटर को दे दी है। क्लियर? और कुछ नहीं है जो यहां पर और आए। तो इसका टोटल कर लो, 10 4 14 4 18, 18,100 अंदर आएगा, और 6 4 10 2 12,100 रुपए बाहर आएगा। लिस्ट ई 12,100 रुपए बाहर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में बुक डेट्स लिस्ट एफ, यहां कौन आता है? डेटर्स। गुड देखो कितने दिए हुए हैं? 4,000 रुपए के। गुड कितने हैं? 4,000 के हैं। तो 4,000 पूरा रियलाइज होगा। डाउटफुल कितने दिए गए हैं? डाउटफुल क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं 10,000 के, और 40% रियलाइज करने को कहा है। कितना? एट द रेट 40% रियलाइज होगा। तो इसका मतलब है यहां पर भी 4,000 ही रियलाइज हो जाएगा। बैड भी है क्या? बैड नहीं है। तो 12 और 4 4 8, 20,100 टोटल हो गया। ठीक, आगे बिल ऑफ एक्सचेंज। लिस्ट जी, यहां बी आर आते हैं, और इस क्वेश्चन में बी आर भी हैं। बी आर कितने दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर? 5,000 के, और 3,000 रियलाइज हो रहा है। बी आर की कंडीशन देखो, उल्टा लिखा हुआ है। बी आर 5,000 के हैं और उसने ब्रैकेट में कहा है बैड 3,000। अदरवाइज हमेशा दिया होता था रियलाइज वैल्यू ब्रैकेट में, इसमें कहा बैड 3,000। जब 5,000 में 3,000 बैड हैं तो फिर पेमेंट कितना होगा? 2,000, है ना? अब ऐड कर लो तो टोटल असेट्स हो गई 22,100, 22,100। सभी संपत्तियां बिक चुकी हैं, 22,100 मिलेगा।
तो लिक्विडेटर क्या करेगा, जो 2000 का एक्सेस पड़ा हुआ था लिस्ट बी वालों के पास, इसको वापस ले आएगा। तो इसको भी ऐड कर दो, सरप्लस लिस्ट बी 2000 जोड़ दो। अब कितना हो गया, तो 24,100, 24,100 की हो गई। सभी एसेट्स बिक चुकी हैं, सब कुछ हो चुका। अब क्या करेंगे, तो पेमेंट स्टार्ट करो। सबसे पहले किसका पेमेंट करोगे, लिस्ट डी वालों का, प्रेफरेंशियल का, तो लेस करो। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट डी कितना, 1220 रुपए, माइनस करो 0, 10 से 2 जाएगा 8, 10 से 2 जाएगा 8, और यहां 3 से 1 जाएगा 2, और ये 2। अब 22,880 रुपए की प्रॉपर्टी बची, जबकि पेमेंट कितना करना है, 42,380 का करना है। इसको यहां लेके आओ, 42,380 माइनस करो 0, 0, 8, 5, 13, 2, 1, 3, 3, 3, 3, 9, 3, 12, 1, 1, 2, 1, 3, 3 और 1, 4, 19,500। डिफिशियंसी कितनी आई, 19,500 रुपए की डिफिशियंसी आ गई है लिस्ट एच के हिसाब से। कितनी, 19,500 रुपए की डिफिशियंसी आ गई लिस्ट एच के हिसाब से। 19,500 रुपए का पेमेंट नहीं हो पाया। ये चाहता था मैं अपना पूरा पेमेंट कर दूं, नहीं कर पाएगा। पूरा कर पाता तो इंसॉल्वेंट ही क्यों होता। बात समझ में आ गई आपको, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर समझ में आया, 8 लिस्टें आपको समझ में आई, क्लियर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम चलते हैं और बनाते हैं डिफिशियंसी अकाउंट और क्वेश्चन को खत्म करते हैं। हाँ, उससे पहले कुछ वैल्यूज हम नोट कर लें। वो वैल्यूज कौन सी हैं, लिस्ट ई की वैल्यू नोट कर लें, क्योंकि वहां हमें लिखना रहेगा। इसका टोटल था 18,100, रियलाइज वैल्यू थी 12,100। टोटल एफ, इसका टोटल था 14,000 और रियलाइज वैल्यू थी 8,000। बस अब हम देखते हैं डिफिशियंसी अकाउंट। डिफिशियंसी अकाउंट सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन जो अलग से पैराग्राफ में दी होती है वहां से लेके आते हैं, और बाकी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से ही उठाते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें लिखा है कैपिटल। 6 साल पहले उसने 25,000 रुपए की कैपिटल से स्टार्टिंग करी थी बिजनेस की, और 5,000 रुपए उसने प्रत्येक वर्ष आहरण किया। तो 6,000 गुणे 5, 30,000 रुपए। ये बात हमने ट्रायल बैलेंस में भी लिखी है। ये दो वैल्यूज वहां से आ गई। उसके बाद में उसकी और आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन अब यहां नहीं है, लिस्ट में एंट्री करेंगे। तो लिस्ट कौन सी, लिस्ट ए में चलो पहले। वहां क्या था, क्रेडिटर्स, यहां नहीं आएंगे। वहां क्या था, वाइफ्स लोन, यहां नहीं आएगा क्योंकि स्त्री धन से था। स्त्री धन से ना होता तो आता। वहां क्या था, क्लर्क की सैलरी, वो यहां नहीं आएगा। वहां चौथा पॉइंट क्या था, बिल डिसऑनर्ड, वो यहां आएगा। बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, 2,000 का बिल डिसऑनर्ड हुआ था, वो यहां आएगा। 6,000 का बिल डिस्काउंट किया गया था, वो नहीं, जितना डिसऑनर्ड होता वो आता है। लिस्ट बी ए हो गई। लिस्ट बी में स्टॉक की वैल्यू थी जो सिक्योरिटी के तौर पे रखी हुई थी। स्टॉक, जिस 20,000 का स्टॉक था जो सिक्योरिटी के तौर पे रखा था, उसका रियलाइज वैल्यू कितना था, 60%। जब 60% रियलाइज हुआ तो 40% क्या हुआ, नहीं रियलाइज हुआ। और जितना नहीं रियलाइज हुआ उतना क्या हुआ, लॉस हुआ, लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। तो ये 2 जीरो ये, और ये 4 दूनी 8,000 रुपए। 8,000 रुपए का स्टॉक पे लॉस हुआ। लिस्ट बी हो गई। लिस्ट सी में कुछ नहीं था। लिस्ट डी में अगर चलें हम, लिस्ट डी में जब चलते हैं तो वहां पर हम देख रहे हैं लिस्ट डी में कुछ नहीं आएगा। यहां पर लिस्ट ई मैंने टोटल किया था, हटा दिया। चलो हेडिंग डालते हैं, लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स, लिस्ट ई वाली सन्ड्री एसेट्स, अंदर का टोटल आया था उसका 18,100 और बाहर का टोटल था 12,100। तो 6,000 का लॉस यहां पर हुआ था। यही था, अनुमान है मेरा, 99% सही है, यही था। उसके बाद में डेटर्स, डेटर्स लिस्ट एफ, इसका टोटल अंदर था 14,000 और बाहर था 8,000।
इसका मतलब है 14 और 6 8, 6,000 रुपए के डेटर्स रियलाइज नहीं हुए। उसके बाद में बी आर 5,000 के थे और उसमें 2,000 ही रियलाइज हुआ था, तो 3,000 का बी आर रियलाइज नहीं हुआ था। क्लियर? देखो सभी लिस्टें हो गई। अब बचा कौन? डिफिशिएंसी लिस्ट एच। देखो ये सभी लिस्ट हो गई थी, डिफिशिएंसी बची लिस्ट एच की। उससे पहले वाइफ्स ज्वेलरी, वाइफ्स ज्वेलरी 4,000 रुपए की वाइफ्स ज्वेलरी थी जो यहां पर उसने दे दिया था लिक्विडेटर को, तो प्रॉफिट का पार्ट है। उसके बाद में अननोन प्रॉफिट डिफिशिएंसी ट्रायल बैलेंस हमने बनाया था, वहां पर आया था अननोन प्रॉफिट। वहां क्या आया था? अननोन प्रॉफिट कितना? 6,500। और हमने बनाया डिफिशिएंसी अकाउंट, डिफिशिएंसी लिस्ट एच, जो कि स्टेटमेंट में निकल करके आई थी 19,500। सभी वैल्यूज हो चुकी हैं। अगर इस तरीके से डिफिशिएंसी करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। इस तरीके से अगर डिफिशिएंसी अकाउंट करोगे कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने एक एक वैल्यू छान मारी है, किसी चीज को छोड़ा ही नहीं है। अदरवाइज कहीं से वैल्यू मिलती है उठा लेते हो तो फिर गलत होने की संभावना बहुत रहेगी, क्योंकि बहुत लंबा फॉर्मेट होता है इसका। इस वजह से ऐसा मत करना, मेरी राय यही है। आगे आपकी इच्छा है तो 5 5 10 का 0, 3 0 ऐसे ही हो गए। 5 1 6 4 10 6 16 और 9, 16 9 कितना होता है? 25 के 5 हासिल आ गया है 2 2 2 4 1 5, 55,000। इधर का देख लो, अगर 55 आया तो मामला सही है। 30 2 32 8 40 6 46 6 52 3 55, एकदम सही, एकदम 55 55, एकदम मेरा आंसर, एकदम मेरा आंसर सही है। तो उम्मीद है ये वीडियो लगभग 35 मिनट प्लस रहा होगा शायद, और आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। 3-4 कंडीशन इस क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छी। सबसे पहली, he did not maintain proper books of account, so we prepare trial balance to know the unknown profit or loss. ओके, अननोन प्रॉफिट एंड लॉस को निकाल लेंगे कब? जब ऐसी कुछ लिखा होगा कि उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को सही तरीके से मेंटेन नहीं किया, तब किया और उसको यहां कैरी किया। दूसरा, स्टॉक की एक ही वैल्यू को 2 जगह लेके चला गया, कुछ सिक्योरिटी के तौर पे रख दिया, कुछ अपने पास सेल्फ ओन रखा, तो उसको 2 जगह ट्रांसफर करना पड़ा। उसके बाद में स्त्री धन से वाइफ्स लोन आया और वाइफ्स ज्वेलरी का नई कंडीशन एक आ गई। ओके, तो ये चीजें उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफी बड़ा क्वेश्चन भी था। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, और अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट आपको अच्छा लगे और आपको लगता हो कि ये हमारे साथियों तक भी पहुंच जाना चाहिए, तो उन तक इसको शेयर जरूर कर देना। मैं आपसे सिर्फ इतना ही पारितोषिक अपना चाहता हूं। मिलूंगा अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।